हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 29वां टेस्ट है और इस टेस्ट में हम बात करेंगे मूल अधिकारों के विषय में। दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा बनती है, बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसे हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। आज अपनी बात करेंगे 25 प्रश्नों की। ये है हमारी चौथी यूनिट और ये अपने कर लिया है। आज अपने मूल अधिकारों के विषय में देखने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसे शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की? ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। हमें बताना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ये शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों संविधान का जो हमारा अनुच्छेद नंबर 13 है, 13 जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो भी न्यायालय हैं के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। और ये जो शक्ति है वो दो प्रकार से दी गई है, एक तो उच्चतम न्यायालय को और एक दी गई है उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को जो दी गई है वो अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय को जो दी गई है वो 226 के तहत दी गई है। और इस शक्ति के अंतर्गत देखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए ऐसे किसी भी अधिनियम को, क्या कहा हमने, विधानमंडल के द्वारा कोई भी ऐसा अधिनियम या कोई भी ऐसा कानून है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार के किसी उपबंध से असंगति रखता है। दोस्तों यानी क्या कहा हमने, इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में है यदि विधानमंडल कोई सा भी ऐसा कानून बनाता है जो कि मूल अधिकारों से यानी भाग 3 में जिन मूल अधिकारों की बात की गई है उनसे असंगत है, तो उसे अवैध घोषित करने की ताकत रखता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या फिर कठोर है? दोस्तों इनमें से क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, इन पर वाद किया जा सकता है। दोस्तों सामाजिक आर्थिक एजेंडे के आधार पर जो है ये शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर, यानी न्याय दिलाने के लिए इनको सम्मिलित किया गया है, या तो फिर मौलिक अधिकारों से वाद किया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें अपने, अगर आपसे पूछा जाए दोनों में अंतर भी, तो ये अवाद योग्य हैं, इन पर वाद नहीं किया जा सकता लेकिन इन पर किया जा सकता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन कब किए जा सकते हैं? आपातकाल में। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों और केवल आपातकालीन स्थिति में ही ये निलंबित होते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 के अंदर जो है मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? हमने कहा किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? दोस्तों हमें बताना है कानून का समान संरक्षण जो है कौन से अनुच्छेद में है? 12 में है, 13 में है, 14 में है या फिर 15 में है? दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 14। 14 के अंदर देखिएगा कानून का समान संरक्षण की बात की गई है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इस चीज को याद रखिएगा, विधि
के समक्ष समता और कानून या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी विधि के समक्ष सारे समान हैं और विधि के समान संरक्षण की ये बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, ये सभी पर लागू होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय, राज्य या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता देता है? हमने क्या कहा है, इस प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को, संवैधानिक प्रावधान कौन से, चाहे वो संघीय संसद ने बनाए या फिर राज्य विधान पालिकाओं ने बनाए गए नियम या कानून है, उनके ऊपर भी प्राथमिकता देता है। दोस्तों तो इस प्रश्न में के ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 32, 245 और 326। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संघ या राज्य, किसकी बात कर रहे हैं हम, चाहे संघ हो चाहे हो राज्य, संघ या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें क्या करता हो, न्यून करता हो। या तो उन्हें छीनता है या फिर उन्हें न्यून करता है, ऐसा कोई कानून राज्य या संसद नहीं बनाएगी। यदि इनसे उल्लंघन करने वाला कोई कानून बनाया गया हो तो उस कानून के उल्लंघन की मात्रा तक वो क्या होगा, शून्य होगा, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों तो ये बात करता है अनुच्छेद 13। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो है 19 से 22, 16 से 19, 17 से 20 या फिर 18 से 21। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। भाग 3 के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक ये दिए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की तो 19 में जो है दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी क्या है, शामिल की गई है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 की बात करें तो 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं। और 22 की बात करें तो 22 में देखिए गिरफ्तारी से संबंधित है, ये गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। 21 कै भी है ना, 21 कै में किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों 19, 20, 21 और 22। 19 क्या कहता है, 19 में किसकी बात की गई है, 19 में स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 20 के अंदर अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में देखिएगा संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? 16 से 20 है, 15 से 19 है, 14 से 18 तक है या फिर 13 से 17 तक है। हमें बताना है, समता के अधिकार की बात अपनी कर रही हैं। तो कौन से हैं दोस्तों? बिल्कुल सही है हमारा आंसर 3 नंबर, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की तो 14 किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समान है। सारे के सारे अपवादों की बात अभी अपने नहीं कर रहे हैं। 15 नंबर आपको विशेषता याद रखिएगा, ये देखिएगा धर्म, मूल वंश यानी कि नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर विभेद का ये क्या करता है, प्रतिषेध करता है, ये नहीं किया जा सकता। ये भी पूछ लिया जाता है इसमें किस किस के आधार पर, पांच आधार हैं, आप इनको याद रखिएगा। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 16 नंबर क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अवसर की समानता लोक नियोजन में। और 17 की बात करें तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कंप्लीट वीडियो भी चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ऊपर आपको जो है आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इस टॉपिक को पूरा भी देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के। 9वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? क्या बताना है कि समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है, अभी हमने देखे भी थे। 14 किसकी बात कर रहा था? 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 की बात करें तो देखिएगा ये एक प्रकार से सामाजिक समानता की बात करता है। 16 की बात करें तो ये अवसर की समानता की बात करता है। ये तीनों बातें इनमें आ गई। ये 14 है, ये 15 है और ये 16 है, लेकिन इसकी बात कहीं पर भी नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17 है, 18 है, 23 है या फिर 24 है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उसे किसी कारखाने या खान के अंदर काम के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, या अन्य किसी परिसंकट में, यानी कोई ऐसा खतरनाक काम है तो उसके अंदर भी उसको नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 11वां, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 14 है, 21 है, 17 है या फिर 19 है? दोस्तों कौन सा है? अभी हमने इसकी बात भी की थी, रिकॉल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 19। इसकी भी बात हमने कुछ देर पहले की थी। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से तो आपको उस प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं भी मिलने वाला नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो ये बात है 19(1) के अंदर जो क है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। उसमें जो वाक स्वातंत्र्य की बात है, वाक स्वातंत्र्य की बात है और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात है, उसी के अंतर्गत ये समाहित किया गया है। उसी के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 19, 18 और 17। हमें बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों उस प्रश्न वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा के आपको दिया गया है, भाषा बदली गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत करता है, निषेध करता है, और इस प्रकार से उपजी किसी भी जो भी निरयोग्यताएं हैं उनको लागू करने के अनुसार जो है दंडनीय अपराध भी मानता है। दोस्तों तो समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत देखिएगा अछूत समझे जाने वाले जो भी लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक आधार जो है वो प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों ऑप्शन है 14, 19, 21 और कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये अधिकार जो है प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें दो मामले थे, एक काफ़ी फेमस जो मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का भी था। उसमें अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रता है, जिसमें हम दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है कि व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। उसमें विदेश भ्रमण को भी शामिल किया गया है। दोस्तों मामला था सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 वाला। इसके अलावा एक मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाला मामला 1978 का। इसके अंतर्गत फैसले दिए गए थे जिनके अंतर्गत जो है दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही विदेश भ्रमण को शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? हमें उस मामले को बताना है। उन्नी कृष्णन
बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ या फिर चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश जो मामला था 1993 के अंदर। उसके अंदर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के रूप में संगठित किया गया था दोस्तों, ये कहा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। 16वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? हमें बताना है अनुच्छेद 25 का संबंध समानता के अधिकार से है, संपत्ति के अधिकार से है, धर्म की स्वतंत्रता से है या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है। तो दोस्तों किससे है? बिल्कुल सही है हमारा आंसर, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 जो है उसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 है, 26 है, 29 है या फिर 30 है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देखिएगा अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, प्रशासन करने का अधिकार भी उनको दिया गया है यदि वो किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है? न्यायपालिका है, कार्यकारिणी है, संसद है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आप अच्छे से इसको रिकॉल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको प्रदान किया गया है। ये उच्चतम न्यायालय को भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनको दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है उसको दिया गया है 226 के तहत। देखिएगा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनको दिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायालय है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है? हम किसकी बात कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं। रिट जारी करने का अधिकार किस में है? 32 में है, 33 में, 132 में या 226 में? यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, तो अनुच्छेद कौन से की बात होगी? 32 की बात होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है अनुच्छेद 32 है, जिसमें रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे ही BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। 21वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये उपचारों का अधिकार है दोस्तों। इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मतदान का अधिकार, यानी मतदान का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। 22वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के उपरांत यानी 44वां संविधान संशोधन होने के बाद में अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या फिर 5 है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 6। अभी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारे पास में 6 मूल अधिकार मिली हुई है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? मानव का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये कौन से अधिकार के अंतर्गत है? तो अगर आप कॉमन सेंस पे लगाएं तो भी सही निकलता, ये एक प्रकार का शोषण ही है, तो फिर शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है, उसमें ये बात की गई है। 24वें प्रश्न की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? स्वतंत्रता, समता या फिर शोषण के विरुद्ध या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये है लोक अवसर में समानता का अधिकार, यानी समता के अधिकार के अंतर्गत ये बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा समता का अधिकार। बात करते हैं आज के 25वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न के। 6 से 14 के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है वो कब से लागू किया गया है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, अगस्त 2009, जुलाई 2009 या फिर 1 मार्च 2010। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम जो है लागू किया गया है दोस्तों। तो ये थे मूल अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न जिनकी हमने बात कर ली है। कुछ और प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न, उनकी विषय में भी बात करेंगे। अगले टेस्ट यानी 30वें टेस्ट के अंदर मूल अधिकारों को ही हम देखने वाले हैं दोस्तों।
कुछ रह गया है तो उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा और कल के टेस्ट में अपने फिर से मिलते हैं इसी से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और इन प्रश्नों की PDF आपको जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसने डाउनलोड करके भी पढ़ सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।